हाय स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है इसी का। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक पावर फैक्टर कर लिया था, एलसीआर सर्किट कर लिया था। अब एक आध छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी अगर एक्सेल एक्सी एक्सेल से बड़ा है तो हम उसको कैपेसिटिव सर्किट बोल देते हैं। क्यों, आप समझ रहे होगे। और अगर एक्सेल एक्सी से बड़ा है तो उसको इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। तुम बोलोगे ऐसा क्यों, मैं बोलूँगा देखो बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लो आर है, मान लो आर जो भी है 6 है, मान लो एक्सएल 8 है, मान लो एक्सी 10 है। तो ये हो गया आर 6 और नीचे हो गया एक्सी माइनस एक्सएल जो कितना हो गया 2। अब नेचुरल सी बात है, अगर केवल केवल दो केवल दो रिएक्टेंस का एक कैपेसिटर होता तो भी रिजल्टेंट यही होता। मेरे बात समझ रहे हो, मतलब इस चीज़ को आप एक सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर सकते हो। तो सिंपल सी बात यह है कि दिस इज रिप्लेसेबल बाय अ सिंगल, है ना, कैपेसिटर ऑफ एक्सी बराबर 2। तो इसीलिए इसको इंडक्टिव बोल देते हैं। वैसे ही अगर एक्सेल बड़ा होगा तो उसको एक सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, सही है। तो इसका ये इट इज़ आर बराबर 6 एंड एक्सी बराबर 2। ठीक है, ये आर बराबर 6 एक्सी बराबर 2 से आ जाता है, तो इसीलिए इसको इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही आप सॉरी कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं, ऐसे ही आप इंडक्टिव भी देख सकते हो। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एक थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, पेज नंबर 2। क्वेश्चन ऐसा है कि एन इंडक्टर हैज़ a steady state current of 2 ampere with 10 volt DC battery and 2 ampere RMS current with 10√2 volt RMS voltage of 50 hertz frequency. Find Z बोलो तो इम्पीडेंस, पावर फैक्टर एंड L ऑफ सर्किट। इट्स अ गुड क्वेश्चन। आप देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, मैं समझाता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंडक्टर है, उसमें बैटरी लगा दी, बैटरी लगाई 10 वोल्ट की, और इसमें 5 एम्पियर स्टेडी स्टेट 2 एम्पियर स्टेडी स्टेट करंट है। अब करंट 2 एम्पियर का है स्टेडी स्टेट में, तो क्या होगा मैं बताऊँ आपको कि स्टेडी स्टेट तभी आ सकती है जब एक एल आर सर्किट हो, और जो स्टेडी स्टेट में टी बराबर इन्फिनिटी पे जो करंट होता है वो होता है वी बाई आर। स्टेडी स्टेट करंट ही होता है। अब ये करंट आपके पास 2 है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो इसका मतलब कि आर बराबर 5। मतलब ये एक इनडायरेक्ट तरीका है ये बताने का कि इस कंडक्टर की वायर्स में एक रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली इसमें एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस है, और वो इनबिल्ट रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम का है। एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस है 5 ओम का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने इसको 10√2 वोल्ट RMS वोल्टेज, अब मुझे पता है कि जो RMS वोल्टेज होता है वो होता है पीक डिवाइड बाई √2। तो ये 10√2 है, तो इसका मतलब पीक कितना है बच्चों, पीक आपके पास है 20। ठीक है, 10√2 RMS है तो पीक आपके पास 20 है। अब क्वेश्चन क्या हुआ कि आपने इसको 20 वोल्ट पीक वोल्टेज से लगा दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो इसमें जो है 2 एम्पियर का RMS करंट है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो या तो ऐसे कर लो, अब देखो जो आपके पास IRMS आएगा
वो आपको बस दे रखा है 2 एम्पियर। और किसी भी सर्किट में, क्योंकि एक्चुअली ये इंडक्टर नहीं है, LR है, तो LR सर्किट में जो IRMS होता है किसी भी सर्किट में, LCR में, उसमें C नहीं है, तो वो VRMS/Z होगा। तो VRMS मेरे पास कितना है, 10√2 बटे Z, तो इसका मतलब जो Z आपके पास आ गया वो 10√2/2 कितना हो गया, 5√2। अब मतलब मैं समझाता हूँ, सुनो। इस सर्किट को एक्चुअली मैंने इनको अलग कर दिया, दोनों साथ साथ ही हैं। आपने एक AC सोर्स से लगाया और AC सोर्स का जो VRMS है वो कितना है, 10√2। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, ठीक है, और XL मुझे पता नहीं कितना है, ठीक है, और रेजिस्टेंस आपका 5 ओम है, XL मुझे पता नहीं कितना है। अब इस केस में क्या होगा समझना मेरे को, इम्पीडेंस इसकी 5√2 आ गई, तो इम्पीडेंस 5√2 आ गई तो क्या हुआ, एक XL है, एक R है, ठीक है। Z आपके पास कितना हो गया, 5√2, तो कॉमन सेंस की बात है, ये 5√2 है तो ये भी 5 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास XL कितना है, 5। अब XL कितना होता है, ω L, ठीक है, ओमेगा होता है 2πf, ठीक है, तो 2π फ्रीक्वेंसी 50 है इंटू L, तो आपके पास L कितना हो गया, 5/100π, 5/50 तो L बिकम्स 1/, या फिर जो भी बोल रहे यार, 1/20π, ये इंडक्टेंस हो गया आपके पास। अब अच्छा आखिरी में आपसे पूछ रहा है कि इसका पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर क्या होगा आपके पास, cos फाई कितना होता है बच्चों, R/Z, R कितना है 5, Z कितना है 5√2, तो वैसे तो ये एंगल सिंपल सी बात है 45 होगा, तो cos 45 भी कर सकते हो, या फिर 1/√2 सीधे सीधे कर दो R/Z करके। तो ये क्वेश्चन मेरे पास हो गया, आप इसको एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी देख लो आप। एक इंडक्टर है, स्केल है 2/5 पाई, और एक रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है। ये रेजिस्टेंस 30 ओम का है, कैपेसिटर भगवान जाने कितना है। हमने क्या किया, इसके आसपास एक बॉक्स बना ली, मतलब ये कंपोनेंट है, यहाँ पे क्या है, एक AC सोर्स, ठीक है। इस AC सोर्स का जो RMS वोल्टेज है वो 300 वोल्ट है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये दे रखा है कि अगर RMS करंट जो है वो 10 एम्पियर है, तो फाइंड पावर फैक्टर ऑफ बॉक्स। तो ये एक बॉक्स के अंदर एक RC है, तो इसका पावर फैक्टर नहीं, cos फाई निकालना है। लेट्स सी क्या कर सकते हैं, मैं करता हूँ सवाल। तो आपके पास क्या होता है कि IRMS जो होता है वो होता है VRMS/Z। तो IRMS 10 है, एक्चुअली I0 V0/Z होता है, लेकिन दोनों साइड √2 से डिवाइड कर दो, IRMS = VRMS/Z। तो IRMS 10 हो गया, VRMS हो गया 300, यहाँ से Z आ गया आपके पास 30, Z आपके पास 30 ओम आ गया, तो IRMS VRMS/Z हो गया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब चलते हैं, Z 30 आ गया। अब Z 30 आ गया, अब Z होता क्या है, R² + XL - XC का स्क्वायर। अब मेरी बात समझना, Z खुद कितना है, 30 है, R भी कितना है, 30 है। तुम कहोगे कैसे भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, देखो R 30 है, R 30 है, R 30 है, तो इसका एक ही मतलब बनता है कि XL XC बराबर है, क्योंकि ये 0 होना चाहिए। अब XC तो निकाल सकते, लेकिन अपन XL तो निकाल ही सकते हैं। अब XL कितना होगा बच्चों, 2π, XL होता है ω L, यानी कि 2πfL, 2π फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, L दे रखा है आपको 2/5π, पाई से पाई उड़ंतु हो गया। अभी हो गया 50 × 4 200/5, 205 कितना होगा भैया 40, तो आपके पास XL आ गया 40 ओम, और यही XC है। अब कह रहा है जो बॉक्स है उसका पावर फैक्टर क्या होगा। जो बॉक्स है आपके पास उसमें एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, और इस कैपेसिटेंस का जो XC है आपके पास, कैपेसिटेंस का जो XC वो 40 ओम है। ये बॉक्स था, ये था बॉक्स।
अब इस बॉक्स के लिए बात करेंगे तो आपके पास R 30 आ गया, XC 40 आ गया, Z आ गया 50, ठीक है ना। cos फाई कितना हो गया R/Z, सिर्फ आई एंगल होता है, ठीक है ना। तो तुम बोलोगे एंगल ऊपर होता है, क्या फ़र्क पड़ता है ऊपर और नीचे, cos फाई cos माइनस फाई सेम ही होगा, इसको माइनस फाई लिख दो और क्या करोगे, आना R/Z ही है। तो ये आपका हो जाएगा 30/50 यानी कि 3/5। अब एक थोड़ी मुश्किल चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल LCR सर्किट। तो पेज नंबर हो गया मेरे पास 3 और हम पढ़ेंगे पैरेलल LCR सर्किट। तो इनफैक्ट पैरेलल LCR बोलने गलत है, पैरेलल सर्किट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका कोई फॉर्मूला नहीं रटाऊंगा मैं, सीधे सीधे आप ध्यान से देख लो, है ना। इसको नो कॉमन सेंस से करेंगे। एक मैं ऐसी रैंडम सा डेटा ले लेता हूँ कि मान लो एक सर्किट है जिसमें XL 3 R4 ये दोनों सीरीज़ में है, लेकिन इसके पैरेलल में XC 6 R8, उसके पैरेलल में R10 और उसके पैरेलल में एक AC सोर्स लगा, ये सब पैरेलल में। और AC सोर्स जो है मान लो वो E बराबर 20 sin ωt, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका जो करंट आएगा यहाँ से, ये फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है। अब सोचने की बात यह है कि मान लो यहाँ 0 यहाँ E है, तो इन तीनों कंपोनेंट का E सेम है। तो all 3 components have same potential difference, या वोल्टेज लिख दो, जो लिख दो। इन सब का E बराबर 20 sin ωt। मान लो इसमें करंट गया I1, मान लो इसमें करंट गया I2, मान लो इसमें करंट गया I3, तीनों में करंट है ना। और जो I आएगा है ना वो आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अपने को बेसिकली अगर I1 I2 I3 निकल जाए काम चल जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये पहली आर्म है, ये दूसरी आर्म है, ये तीसरी आर्म है। हम एक एक आर्म करके बात करते हैं और फिर देखते हैं। तो जो पहली आर्म है ना, वो रेजिस्टेंस क्या, प्योरली रेजिस्टिव, तो उसका जो I0 होगा वो होगा V0/R। तो V0 तो सबका सेम ही है 20, रेजिस्टेंस कितना है 10, 2 हो गया। अब मुझे पता है कि प्योरली रेजिस्टिव में करंट और EMF का फेज सेम होता है, तो इसका और करंट का फेज सेम होगा। तो I1 आएगा I0 और फेज सेम होने का मतलब sin ωt ही रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे आर्म की। दूसरे अगर आर्म की बात करें, ठीक है, तो दूसरे आर्म में थोड़ा दिक्कत है। दूसरे आर्म में क्या है, एक रेजिस्टेंस भी है, एक कैपेसिटेंस भी है। रेजिस्टेंस 8 है, कैपेसिटेंस 6, रेजिस्टेंस 8 है, कैपेसिटेंस 6, रेजिस्टेंस 8 है, कैपेसिटेंस 6, ठीक है। दूसरे आर्म में रेजिस्टेंस 8 है, कैपेसिटेंस 6 है। कैपेसिटेंस 6 नहीं, इनफैक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस 6, तो Z आ गया 10। मुझे पता है रेजिस्टेंस करंट के डायरेक्शन में होता है, और मतलब करंट के फेस में होता है, और ये पोटेंशियल के फेस में होता है, और ये एंगल 37 डिग्री आ गया। अब जो करंट है वो 37 डिग्री आगे है, ठीक है। तो पहली बात तो जो I0 आएगा वो आएगा V0/Z। V0 कितना है बच्चों 20, V0 20 है ना, और Z कितना है बच्चों 10, I0 आ गया 2। अब I बराबर कितना आएगा I0। अब देखो पोटेंशियल का फेज डिफरेंस है, पोटेंशियल का फेज है ωt, और इसमें Z नीचे, तो Z पोटेंशियल डायरेक्शन में होता है, तो इसका मतलब करंट आ गया, तो करंट जो होगा प्लस 37 हो जाएगा। ये हो गया I2, वो हो गया I1। अब बचा तीसरा कंपोनेंट, ऊपर वाली रो XL और R वाली। तो अगली चीज़ है XL 3 R4, XL 3 R4, XL 3 R4, ठीक है। चलो लेट्स सी, पेज नंबर 4 था, ठीक है। अब अगली चीज़ है पेज नंबर 5।
इसमें था एक XL3 है और एक R4 था। मैं दोबारा बना देता हूँ। अब ई सबका सेम ही है, कितना है 20 sin ω t। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास इसमें हो गया XL3 R4, टोटल हो गया Z बराबर 5, Z5 हो गया। ये एंगल 37 होगा। ध्यान रखना Z पोटेंशियल डायरेक्शन में होता है और रेजिस्टेंस करंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। तो I0 क्या होगा, V0/Z। V0 कितना है, V0 आपके पास है, V0 आपके पास है 20, Z कितना 5, 4 हो गया। अब I कितना हो गया 4। अब ध्यान रखना करंट वोल्टेज से पीछे, तो 4 sin ω t -37 हो जाएगा। तो ये आपके पास I3 हो गया। ठीक है, अब टोटल आपका 3 करंट हो गया। अब टोटल करंट कुछ नहीं है, I1 + I2 + I3 है। तीनों की वैल्यू मैं फिर लिख देता हूँ। I1 था आपके पास, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। I1 था 2 sin ω t, I2 था 2 sin ω t -37 और I3 हमने अभी निकाला ये। अब बात है कि 3 SHM को ऐड करना है, तो क्या करेंगे। पहली बात ध्यान रखना, अगर कभी भी दे रखा है कि I1 किसी इंस्टेंट पर 1 है, I2 किसी इंस्टेंट पर 2, I3 किसी इंस्टेंट पर 2 है, तो टोटल सम 1 + 2 + 2 ही होगा। ये ध्यान रखना, ये 2 2 4 इंस्टेंटेनियस नहीं, ये पीक करंट से। पीक करंट को हम लोग फेजर से जोड़ते हैं। अब इनकी कोई आपने टी रख के वैल्यू रख दी, तो वो जो वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है ना, मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये 37 + I2 है। ठीक है, तो पीक करंट को आप फेजर से जोड़ते हो और इंस्टेंटेनियस करंट जैसे वैल्यू आ गई आपके पास, कोई टाइम की वैल्यू रख दी, तो वो वैल्यू जो होंगी आप वो नॉर्मली जोड़ोगे। अब जोड़ना कैसे इनको, मैं समझा रहा हूँ कैसे जोड़ना है। तूने क्या किया, I1 का 2, I2 2, I2 भी 2 है लेकिन 37 डिग्री पर है। I3 है वो 4 है -37, मतलब नीचे की तरफ बनाओगे। ठीक है, अब करना क्या नहीं, इसको 2 कंपोनेंट करना है। इधर आएगा 2 cos 37, इधर आएगा 4 cos 37, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया। इधर आएगा 2 sin 37, इधर आ जाएगा 4 sin 37। अब बच क्या गया आपके पास, आपके पास बेसिकली बच गया, इधर बच गया आपके पास 4 में से 2 गया 2 sin 37, इधर बच गया 2 + 2 cos 37 + 4 cos 37, 2 + 6 cos 37। ठीक है, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा कुछ Z। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 6। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास था कि इधर था मेरे पास 2 + 6 cos 37 और नीचे था मेरे पास, नीचे क्या था 2 sin 37। ठीक, छोटी सी बात बोलूँगा, ये मैंने Z गलत लिख दिया, ये I होना चाहिए, मतलब नेट करंट। ठीक है, ये नेट करंट का पीक होगा। हम सबके पीक करंट जोड़ रहे हैं ना बेसिकली। ठीक है, यहाँ कोई R और XL XC थोड़े कि Z लगा दोगे। ठीक है, तो sin 37 कितना होता है 3/5, तो ये हो गया 6/5, ये हो गया cos 37 होता है 4/5, तो 24/5 हो गया। ये हो गया आपके पास 10, 34/5, ये हो गया 6/5। अब टोटल कितना हो गया, 34/5 इधर है, 6/5 इधर है, तो जो आपके पास I0 आ गया वो आ गया आपके पास √34² + 6² / 5। 34² + 6² कितना होता है पता नहीं, मुझे क्या पता कितना होता है ना, मैं कैलकुलेट करने की इच्छुक हूँ। मैं सिंपली क्या करता हूँ,
कि मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ। 34 स्क्वायर 34 स्क्वायर 34 इंटू 34 इजिकल टू प्लस 6 स्क्वायर बोलो तो 36 1192। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। नीचे 5 का स्क्वायर आएगा। 1192 का रूट भी होता है क्या, लेट्स सी। 1192 रेज टू पावर 0.5 34.52 लगभग है ना। और 34.52 आ गया तो इसको डिवाइड बाय 5 भी कर देते हैं। डिवाइड बाय 5 लगभग 6.9। तो दिस कम्स अप्रोक्सीमेटली 6.9। और मान लो ये एंगल फाई है। अब इस एंगल को कैसे निकालोगे, अगर आप tan फाई निकालते हो तो tan फाई आपके पास 6/34 आ जाएगा। तो आपके पास बेसिकली जो करंट आ जाएगा, करंट आपके पास जाएगा P कितना हो गया साइन। अब देखो ये जो चीज़ थी वो बेसिकली ओमेगा टी थी, आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो फेज़ था है ना, ये जो फेज़ था आपके पास, ये पहले वाले दो का था। पहला दो साइन ओमेगा टी है। ये जो था वो ओमेगा टी प्लस 37 और ये जो था ओमेगा टी माइनस 37 था। तो ओमेगा टी प्लस 37 ओमेगा टी माइनस 37 और ओमेगा टी। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो बेसिकली साइन ओमेगा टी की है। ये फेज साइन ओमेगा टी का है। तो ये फेज साइन ओमेगा टी, ये 5 पीछे है। तो 6.9 साइन ओमेगा टी माइनस 5 इज द आंसर। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी द आंसर। तो ये पेज नंबर 6 हो गया मेरे पास। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो आगे क्या चलेंगे, ये वीडियो 20-21 मिनट का हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्थगित करता हूँ। और हर वीडियो के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक हो सकेगा मेरे दिमाग में रहेगा तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस से क्वेश्चन दे दूँगा। ठीक है, तो आई विल बी गिविंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो वो इसी के बाद कंटिन्यूस में लिखे होंगे। कंटिन्यूएशन में आपके नोट्स जो यूट्यूब पे लिंक होगा, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक होता है, नोट्स के लिंक के नीचे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप कॉपी कर लेना। ओके बच्चों, बाय।